हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम आ चुके हैं अपने 17th एपिसोड पे रियल एस्टेट अपडेट के। आज हम आपको इसमें बहुत सारे रियल एस्टेट के अपडेट बताएंगे, साथ में 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं। आपका उस पर कमेंट मांगेंगे, आपका उस पर फीडबैक मांगेंगे, आपको वो पसंद आएगा तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो सर्विस लेन है, करीब सेक्टर 81 से लेके सेक्टर 114-15 तक ये बननी थी। 15 किलोमीटर तक ये सर्विस लेन बननी है दोनों तरफ। 2022 में इसके लिए टेंडर हुआ था, लेकिन कोई इसमें फर्म क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर 2023 में भी टेंडर हुआ और अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये काम शुरू होगा। कितनी भी जल्दी ये काम शुरू हो जाए, फिर भी इसकी सर्विस लेन को बनने में 2.5 साल का टाइम लगेगा। तो द्वारका एक्सप्रेस वे अगर कल भी शुरू हो जाता है तो उसकी सर्विस लेन को कंप्लीट होने में, जो ड्रेनेज है, सर्विस लेन है, कम से कम 2.5 साल का टाइम लगेगा। अब जब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं एक डेवलपर की। मैं बात करूं शोभा की। शोभा डेवलपर का एक प्रोजेक्ट है हाई राइज, बहुत सारे लोगों को पता होगा गुड़गांव में। यहाँ पर जो लिफ्ट लगी हुई है इस प्रोजेक्ट में, करीब 22 लिफ्ट है। उनकी लगातार कंप्लेन आ रही थी उनके रुकने की और उसमें जर्क की। तो डीटीपी जो है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ का इंस्पेक्शन किया और डीटीपी डिपार्टमेंट ने शोभा को नोटिस किया और पूछा कि आपके लिफ्ट में क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ के रेजिडेंट्स का ये आरोप है, ये कहना है, ये शिकायत है उनकी कि यहाँ पर लगातार पिछले 6 महीने से लिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्डर की तरफ से ये रिप्लाई दिया गया है कि पावर सप्लाई जो ओवर चेंज होती है, फ्लक्चुएशन होती है लाइट में, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसकी वजह से ये जर्क और लिफ्ट में दिक्कतें आ रही हैं और लिफ्ट की इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रिप्लाई बिल्डर की तरफ से है। अब इसे कितना सही है कितना गलत है ये तो वहाँ रहने वाले रेजिडेंट है, वही बेहतर बता सकते हैं। अगर आप शोभा में रहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो बिल्डर ने रिप्लाई दिया वो ठीक है कि नहीं है। अब जब बिल्डर्स की बात हो रही है तो गुड़गांव के एक डेवलपर की बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ M3M स्मार्ट वर्ल्ड की। M3M स्मार्ट वर्ल्ड की तरफ से कॉल्स जा रही हैं लोगों को और उनको अर्ली पेमेंट के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने M3M स्मार्ट वर्ल्ड की जो दीनदयाल के फ्लोर्स हैं उसमें बुकिंग कराई थी, उसमें फ्रोज़न यूनिट उन्होंने बाय की थी। अभी वो फ्रोज़न यूनिट ओपन भी नहीं हुई है, जिस वजह से बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं हुआ है और बिल्डर की तरफ से पैसे की मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है। लोगों की शिकायत है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट ना बनने की वजह से उनका लोन भी नहीं हो पा रहा, तो उनके साथ बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और उनको ये व्हाट्सएप कॉल की जा रही है। ख़ास बात तो ये है। तो जो भी इस तरह के इशू को फेस कर रहे हैं, जिनको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं या उनके कोई नोन ये वीडियो देख रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और अपनी जो शिकायत है आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर रजिस्टर करें कि हाँ, हमारे साथ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं नोएडा की। जी हाँ, नोएडा में एक नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है यूपी गवर्नमेंट ने। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि फ्यूचर में जब जेआर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा तो ट्रैफिक का लोड बहुत बढ़ जाएगा नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जिस वजह से अभी से उसकी तैयारी करके वो नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं ताकि जेआर एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस तरह की फॉरसाइट और इस तरह का विज़न मुझे गुड़गांव में कम दिखता है, गुड़गांव के अथॉरिटीज़ में, गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेशन में कम दिखता है। वहाँ पर जब चीज़ें प्रॉब्लम बन जाती हैं तब उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है, बट इसके उलट नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ये चीज़ें पहले से तैयारी कर ली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नोएडा बहुत आगे है गुड़गांव से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपनी एक और रियल एस्टेट की बहुत बड़ी अपडेट से। 2023 खत्म होते होते और 2024 शुरू होते होते गुड़गांव में सर्कल रेट बढ़ने जा रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये सर्कल रेट 70 से 80% तक बढ़ेंगे। सर्कल रेट का एक ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डाल दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर आपका कोई उसको लेके ऑब्जेक्शन है, आपकी कोई इसको लेके सुझाव है, तो 7 से 8 दिसंबर तक आप अपने सुझाव वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे और आपकी जेबें भी ढीली होंगी, तो उसके लिए आप तैयार रहें। जो लोग इंतज़ार करते रहे कि हमें प्रॉपर्टी बाय करनी है जब प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी, तो उसके कुछ ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी फ्यूचर में सस्ती होने जा रही है, ये बल्कि और महंगी होने जा रही है। जब प्रॉपर्टी की ही बात चल रही है तो मैं एक और अपडेट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये अपडेट है 2018 से लेकर 2023। जी हाँ, 2018 से 2023 5 सालों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। करीब ये 2 लाख करोड़ रुपए हैं जो इन्वेस्टमेंट अब तक आ चुकी है। ये कमर्शियल में भी है, रेजिडेंशियल में भी है, वेयर हाउस में भी है। तो इतना फंड, इतनी इन्वेस्टमेंट जब रियल एस्टेट में इन्फ्यूज़ हो रही है तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। रियल एस्टेट इसलिए ग्रो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि पूरे देश में कहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़े हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि हमारे नोएडा में बढ़े हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं हमारे गुड़गांव में बढ़े हैं। जो गुड़गांव में रहते हैं उनको ऑफिस से गुड़गांव समझ में आता है, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में रहते हैं उनको वो लगता है कि नहीं हमारे एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। और अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई वालों को लगता है कि हम सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा प्राइस जो है वो मुंबई में बढ़े हैं। बट ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो एयर ऑन एयर प्राइस हैं वो बढ़े हैं हैदराबाद में। नेशनल एवरेज जो प्राइस एप्रिसिएशन का है रियल एस्टेट में वो 10% है, और जबकि हैदराबाद में ये प्राइस करीब 19% बढ़े हैं। जी हाँ, हैदराबाद ने बाजी मार ली है। अब बात करते हैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की। जी हाँ, 2023 के साल में अब तक 4000 करोड़ रुपए के अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, और इस प्रॉपर्टी का जो नंबर है ये करीब 57-58 प्रॉपर्टीज़ है, और इसमें अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में उस प्रॉपर्टी को रखा गया है जिसका प्राइस 40 करोड़ या उससे ऊपर का है। खास बात ये है इसमें जो 90% प्रॉपर्टी बाय की गई है वो मुंबई में बाय की गई है, रेस्ट पूरे देश में बाय की गई है। इसमें भी एक और ख़ास बात है, जो 76% है जो इस प्रॉपर्टी को बाय करने वाले, इन प्रॉपर्टीज़ को बाय करने वाले अल्ट्रा लग्जरी, वो बिजनेसमैन है। रेस्ट जो बाकी लोग हैं उसमें बॉलीवुड के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं और प्रोफेशनल्स हैं। और इसमें भी एक और ख़ास बात है, ये टोटल जो 58 प्रॉपर्टीज़ हैं जो 40 करोड़ या उससे ऊपर की सेल हुई हैं, टोटल सेल 4000 करोड़ की है। इसमें 53 अपार्टमेंट सोल्ड हुए हैं। मैं बेंगलों की बात नहीं कर रहा, मैं कुठी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपार्टमेंट ही 53 हैं। टोटल जो 58 प्रॉपर्टी अल्ट्रा लग्जरी सोल्ड हुई हैं। अब बात कर लेते हैं गोदरेज की। जी हाँ, गोदरेज डेवलपर के जो CEO हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारा अब तक का जो सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है हाई राइज में, वो नोएडा में हमने जो ट्रॉपिकल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो उन्हें वहाँ से करीब 2000 करोड़ रुपए की सेल हुई है। अगर प्लॉटिंग डेवलपमेंट की बात करें तो गोदरेज का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है इस साल का कुरुक्षेत्र का। जी हाँ, वहाँ से उन्हें 628 करोड़ रुपए की सेल हुई है। सबसे सक्सेसफुल कुरुक्षेत्र का रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी डेवलपर हैं, जिसमें हम DLF की बात करें, जिसमें हम गोदरेज की बात करें, M3 की बात करें, स्मार्ट वर्ल्ड की बात करें, एक्सपीरियन की बात करें, या फिर हम टाटा की बात करें, बिरला की बात करें, जितने भी डेवलपर हैं हम सबके साथ ऑफिशियल चैनल पार्टनर रजिस्टर्ड हैं। रेरा के साथ हम रजिस्टर्ड हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा ब्रोकरेज का भी काम है। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बाय करने के बाद हमारे से कंसल्टेशन के लिए आते हैं, पर प्रॉपर्टी बाय करने के बाद कंसल्टेशन देने के लिए कुछ रह नहीं जाता। हाँ, प्रॉपर्टी बाय करने से पहले आप हमसे कंसल्टेशन ज़रूर ले सकते हैं। हम आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कराने में मदद करते हैं, मदद करते रहे हैं और आगे भी मदद करेंगे। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। बात करेंगे बिरला रियल एस्टेट की। जी हाँ, बिरला रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, और बहुत ज़्यादा उनका NCR में प्रेजेंस नहीं है, बट उनकी तैयारी है कि हम आने वाले साल में मुंबई में और बेंगलोर में, वो उनकी कोर मार्केट है, फोकस उस पर है उनका, वहाँ पर नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इसी तरह साया ग्रुप 4000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है नोएडा में और गाजियाबाद में। ये तो बड़ी अपडेट है। अब हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट की। जी हाँ, मिस्टर अमिताभ बच्चन हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अपना जो बंगलो है, एक 50 करोड़ उसकी लागत थी, 50 करोड़ उसकी प्राइस था, लागत कह रहा हूँ मैं, वो उन्होंने गिफ्ट किया है अपनी बेटी को, श्वेता को। जी हाँ, उनके पास 3 बड़े बड़े बंगले हैं। एक बंगले में वो अभी रहते हैं और एक बंगला उनका खाली है, और तीसरा बंगला उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। इसका जो प्राइस है करीब 50 करोड़ रुपए है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पे। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो इंडिया का सबसे महंगा और सबसे कॉस्टली घर है वो एंटीलिया है, मिस्टर अंबानी का। नहीं, सबसे महंगा घर मिस्टर मुकेश अंबानी का नहीं है। सबसे महंगा और सबसे बड़ा जो घर है वो गुजरात का ही है, वडोदरा का है। वडोदरा के जो रॉयल फैमिली थी उनका है। लक्ष्मी विलास पैलेस इसका नाम है। जो रॉयल फैमिली है वो आज भी वहाँ पर रहती है। लक्ष्मी विलास पैलेस यूके का जो बकिंगम पैलेस है उससे 4 गुना बड़ा है, और इसकी जो प्राइस है, इसकी जो कॉस्ट है, ये करीब 24,000 करोड़ रुपए है। इसमें आपको गोल्फ कोर्स भी मिलेगा, और ये करीब 1890 के आसपास बनना शुरू हुआ था, 1900 के आसपास ये बना था, और उसी समय इसमें लिफ्ट लगी थी। यानी 125 साल पहले इंडिया के इस घर में लिफ्ट आ चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एडवांस टेक्निक उस टाइम इंडिया में मौजूद थी। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा घर है। हमने आज के 17th एपिसोड से एक नई चीज़ शुरू करी है। हम जिसका भी सबसे अच्छा कमेंट होगा वो अपने एपिसोड में शामिल करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमारे को जो सबसे अच्छा कमेंट लगा, जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आए, आज हम वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा, अच्छा मीन्स हमारा क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, या फिर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, वो कुछ भी हो सकता है,
जिसको सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे या वो हमें लगेगा कि सबसे अच्छा कमेंट है, हम उसको शामिल करेंगे। आज का जो कमेंट है वो पिछले वीडियो में हमें आया था, वो मैं अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसका जिस्ट। ये दीपेश गोयल ने लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारे चैनल पहले सब्सक्राइब करता था, बहुत सारे चैनल पे कंटेंट देखता था, बट जब से मैंने आपका रियल एस्टेट अपडेट का ये देखना शुरू करा एपिसोड, मैंने बाकी सारे जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दिया। ये मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। ये बहुत ही अच्छा कमेंट है। आप भी इसी तरह के कमेंट करेंगे, क्रिटिसिज्म भी करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको लेकर आएंगे। अब बात कर लेते हैं नोएडा की। नोएडा में भी एक नई मेट्रो की तैयारी चल रही है। बॉटेनिकल गार्डन से लेकर सेक्टर 142 के बीच में एक 11.5 किलोमीटर लंबी एक मेट्रो लाइन बनाने की तैयारी है, जिसका DPR नोएडा मेट्रो ने दिल्ली मेट्रो को भेज दिया है। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और इससे मैं बता देता हूँ कौन कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। इस लाइन में जो बॉटेनिकल गार्डन है वहाँ पर इंटरचेंज होगा और 8 के करीब स्टेशन होंगे। ये कौन कौन से स्टेशन होंगे ये आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब बात नोएडा की हो रही है तो एक और नोएडा की बात कर लेते हैं। 2018 में लोगों का कहना है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया था कि जो वहाँ पर लीज प्रॉपर्टी है उसको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कर दिया जाएगा, चाहे वो फ्लैट है चाहे वो आपके प्लॉट हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, और एक्सप्रेसवे जो है नोएडा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है वहाँ की। बट लोगों की शिकायत है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी भी लोगों का ये कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द लीज से फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो नोएडा की बात चल रही है तो हम एक और अपडेट आपके सामने लेके आए हैं। पूरे इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं उसके 35% अकेले नोएडा का मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की मैं बात करूं, करीब 1,67,000 यूनिट्स फंसे हुए हैं नोएडा में। 35% अकेले नोएडा में है। तो इसलिए नोएडा को लेके लोगों में संशय रहता है। प्रॉपर्टी अब ठीक कर रही है, रेगुलेशन आ गया है, आपका रेरा आ गया है, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, बट फिर भी लोगों में अभी तक नोएडा को लेके वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब एक और नई अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। बात कर लेते हैं यूनिटेक की। यूनिटेक का आपको पता है उसके बोर्ड को भंग कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक नया बोर्ड बनाया था। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने एक बोर्ड बनाया था। उसके जो डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन है यूनिटेक के, वो मिस्टर युद्धवीर सिंह बनाए थे। हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है उसको 2 साल बढ़ा दिया गया। 2024 से 2026 तक उनका ये टेन्योर रहेगा। उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई हज़ार फ्लैट जो यूनिटेक के फंसे हुए हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, उनको तैयार करके लोगों को ने हैंडओवर देना है। इसमें काफ़ी डिले हो रहा है, टेंडर प्रोसेसिंग में काफ़ी डिले हो रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें तेज़ी आएगी तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमें हमारी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की थी उसमें जल्दी ही घर मिल जाएगा। जब लोगों की हार्ड एंड मनी किसी प्रोजेक्ट में फंस जाती है तो लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। एक तो वो EMI भी देते रहते हैं उस प्रोजेक्ट की, उन्हें वो कंप्लीट करनी है, उसकी EMI भी कंप्लीट करनी है, उसका प्राइस भी पे करना है। दूसरा, उनको घर भी नहीं मिल रहा। तीसरा, अगर वो रेंट पे रहने तो उनको रेंट भी देना पड़ रहा है। तो इसलिए प्रॉपर्टी का चयन सोच समझ कर करें। सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है इसका मतलब ये नहीं वो प्रॉपर्टी अच्छी होगी। और प्रॉपर्टी बाय करने से पहले एक बार हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बाय करने के बाद हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी बाय कर ली है। आप हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं या प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, बेस्ट प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, बेस्ट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप नंबर भी है और डायरेक्ट कॉल भी है, तो आप दोनों कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ की। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा DLF सिर्फ गुड़गांव तक सीमित है या 1-2 शहरों में और काम कर रहा होगा, पंचकुला में भी काम कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। DLF साउथ में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। DLF साउथ इंडिया यानी चेन्नई में एक IT पार्क लेके आ रहा है। करीब 5,000 करोड़ की कॉस्ट इस पे लग रही है। ये बहुत बड़ा IT पार्क है। यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एम्प्लॉय काम करेंगे। 2025 तक ये तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो ऑफिसेज हैं चेन्नई में वो 4 जगह हैं। DLF ने इस IT पार्क का नाम डाउनटाउन रखा है। यहाँ पर ही सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे बनने के बाद, और ये ग्लोबली स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सबसे बड़ा ऑफिस हो जाएगा। ये जो DLF डाउनटाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा ऑफिस स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहीं नहीं होगा। तो DLF पर नज़र रखिए। DLF के शेयर भी अच्छा कर रहे हैं। DLF वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, साउथ में भी अपनी प्रेजेंस बना रहा है और वेस्ट में भी अपनी प्रेजेंस बना रहा है। नया प्रोजेक्ट उसका गुड़गांव में लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और रियल एस्टेट की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सर्दी का मौसम आ चुका है। सर्दी के मौसम के साथ साथ पॉल्यूशन आ जाता है, स्मोग आ जाता है। दिल्ली में खासतौर पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो एक कंपनी ने इस तरह का सर्वे किया है दिल्ली और मुंबई में, दोनों जगह के लोगों के साथ सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि 10 में से 6 लोग
अपनी लोकेशन को रिलोकेट करना चाहते हैं ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है, बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो 10 में से 6 लोग ऐसा चाहते हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल हो और उनके लिए जॉब इस तरह की हो कि वो घर से कर सकें या उनका बिज़नेस इस तरह का हो कि घर से कर सकें, तो वो दिल्ली मुंबई को छोड़ने के लिए तैयार हैं 10 में से 6 लोग, और वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पोल्यूशन कम हो। तो ये आज की रियल एस्टेट की सारी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इस तरह की रियल एस्टेट की अपडेट लगातार इस चैनल पर चलती रहेंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।